हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस डाउट केमिस्ट्री के यूट्यूब चैनल पे। तो बच्चों, आज की क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे धातु और अधातु। तो बच्चों, धातु और अधातु क्या होते हैं, धातु किन यौगिकों को यानी किन परमाणुओं को धातु कहते हैं और किस परमाणुओं को अधातु कहते हैं, तो आज की इस क्लास में हम आपको बेसिक से बिल्कुल बताने वाले हैं। तो क्लास में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। उससे पहले पेन और कॉपी लेकर के बैठ जाइए। तो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, पहले है धातु। देखो, धातु और अधातु किसे कहते हैं। आप लोगों ने क्लास 9th में यानी कक्षा 9 में पढ़ा होगा एक चीज जिसे कहते हैं द्रव्य। क्या कहते हैं? द्रव्य कहते हैं। आपने वहां पे एक वर्ड पढ़ा होगा द्रव्य। जब द्रव्य का हम लोग वर्गीकरण करते हैं तो ये दो चीजें आती हैं। पहला आता है शुद्ध पदार्थ, पहला आता है शुद्ध पदार्थ, दूसरा आता है मिश्रण। और शुद्ध पदार्थ के अंदर दो चीजें होती हैं, पहला होता है अणु और दूसरा होता है यौगिक। अब जो ये अणु होते हैं, इन अणुओं को चार भागों में बांटा जाता है। तो उन्हीं में से दो ये पार्ट है धातु और अधातु। चार पार्ट कौन कौन से होते हैं? पहला होता है धातु, दूसरा होता है अधातु और तीसरा होता है आपका उपधातु और चौथा होता है उत्कृष्ट गैसें। ये चार चीजें होती हैं अणु के अंदर। तो किसी भी अणु, जो हमारा पीरियोडिक टेबल होता है, उनके अंदर जितने भी अणु या परमाणु तत्व होते हैं वो टोटली चार भागों में बांटे जाते हैं। तो उनमें से दो है धातु और अधातु और दो कौन सा है? उत्कृष्ट गैसें और उपधातु होते हैं। तो बच्चों देखो, पहले समझो कि धातु और अधातु होता क्या है। देखो, होता क्या है कि आप लोगों ने जब क्लास 9th में ये पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर ये पढ़ा होगा ना के, एल, एम और एन। के का मतलब क्या होता है? ये पहला कोष है, दूसरा कोष, तीसरा कोष और चौथा कोष है। पहले कोष में इलेक्ट्रॉनों की भरने की संख्या 2 होती है, इसमें 8 होती है और इसमें 18, इसमें 32। ये आते कहां से हैं? ये आते हैं 2n² के नियम से आते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखो यहाँ पे 2, 8, 18, 32। अगर ये इतने इतने इलेक्ट्रॉन इसमें आते हैं तो ये इस सेल को कंप्लीट कर देते हैं। ठीक, तो अब देखो यहाँ पे एक होता है 18 रूल, यानी कि एक होता है ऑक्टेट रूल, अष्टक का नियम। एक अष्टक नियम होता है। तो अष्टक नियम के अकॉर्डिंग किसी भी सेल के अंदर यानी किसी भी कोष के अंदर अगर 8 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो वो कोष पूर्ण माना जाता है। अगर 8 इलेक्ट्रॉन उसके अंदर आ गए हैं तो वो कोष पूर्ण माना जाएगा। अब इनके देखो यहाँ पे 2 हैं, तो पहले सेल के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है पूर्ण होने की। और उसके बाद जितने भी सेल होते हैं, जितने भी कोष होते हैं, सभी कोष में अगर 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो वो पूर्ण माने जाते हैं। तो इन्हीं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर देखो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर करेंगे तो अगर जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो वो कोष अपूर्ण होंगे। देखो, 1 होंगे तो अपूर्ण होगा, 2 होगा तो अपूर्ण होगा। 2 किसके लिए पूर्ण होता है? केवल पहले सेल के लिए पूर्ण होता है, दूसरे सेल के लिए पूर्ण नहीं होता है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 जब आएगा तो वो कोष पूर्ण हो जाएगा। अगर 8 से अधिक 9 हुआ तो पहले उस सेल में 8 हो जाएंगे और जो 1 बचेगा वो उसके आगे वाले सेल में पहुंच जाएगा। ऐसे होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन आने की जो हमारी प्रायिकता क्या होगी, देखो 1 होगी, 2 होगी, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 होती है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये हमारी पॉसिबिलिटी है कि अंतिम सेल में किसी भी यौगिक यानी किसी भी तत्व के अंतिम सेल में ये इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6, 7 और 8। जैसे ही 8 है वो कोष पूर्ण हो जाएगा। जब 8 के बाद 9 होगा तो वो उस सेल के अंदर 8 होंगे और अगले वाले सेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएगा। तो हमारी जो इलेक्ट्रॉन आने की पॉसिबिलिटी है वो इतनी है। ठीक है बच्चों, तो देखो अगर यहाँ पे 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन आता है, देखो जब किसी भी तत्व के अंतिम सेल में, हम अंतिम सेल की बात करेंगे, उसके अंदर वाला नहीं है, सबसे बाहर वाला सेल की, जब किसी भी तत्व के बाहरी सेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन आए या 2 इलेक्ट्रॉन आए या 3 इलेक्ट्रॉन आए तो उस तत्व की जो प्रवृत्ति होती है वो इलेक्ट्रॉन त्याग करने की होती है। क्या होती है बच्चों? उनकी जो प्रवृत्ति होती है वो इलेक्ट्रॉन त्याग करने की होती है। अगर देखो 5, 6, 7 आता है, अगर किसी भी तत्व के अंतिम इलेक्ट्रॉन अंतिम कोष के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन या 7 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो उनकी प्रवृत्ति है कि वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे, वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। ठीक है बच्चों, देखो इनकी प्रवृत्ति होगी कि ये इलेक्ट्रॉन त्याग करेंगे और इनकी प्रवृत्ति है कि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। और जो 4 वाला होता है, इनके पास दोनों की प्रवृत्ति होती है, इलेक्ट्रॉन त्याग भी करेंगे और ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण भी करेंगे।
अगर जब किसी भी तत्व के पास इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति होती है, यानी कि जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, यानी कि वो नेगेटिव चार्ज, यानी कि वो ऋणात्मक चार्ज को, आवेश को बाहर कर दिया, उसके पास बचेगा धन आवेश। तो जब कोई भी तत्व इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो उसके पास आता है धन आवेश। क्या आता है बच्चों? धन आवेश आता है। अगर कोई भी तत्व इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो उसके पास आता है ऋण आवेश आता है, ऋण आवेश आता है। और इसके पास तो दोनों है, इलेक्ट्रॉन त्याग भी करेगा और इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी करेगा, तो इनके पास दोनों आएगा, धन आवेश भी आएगा और ऋण आवेश भी आएगा। देखो अभी बताएंगे कि 4 वाला क्या करता है, कब ये ग्रहण करेगा, कब ये त्याग करेगा। देखो अगर जिनके अंतिम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन आए हैं, अगर वो किसी दूसरे से बॉन्डिंग किया है, अभी बॉन्डिंग क्या है देखो बता रहे हैं। अभी पहले इतना समझो कि अगर किसी भी तत्व के पास अगर इलेक्ट्रॉन त्याग करने की क्षमता है तो वो धन आवेश उसके पास आएगा, और जिन परमाणुओं के पास धन आवेश आता है उन्हें हम कहते हैं धातु। क्या कहते हैं बच्चों? धातु कहते हैं। और जिन तत्वों के पास इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता होती है उनके पास क्या आएगा? ऋण आवेश आएगा। जब उनके पास ऋण आवेश आएगा तो उस तत्व को हम कहते हैं अधातु। क्या कहते हैं बच्चों? अधातु कहते हैं। और देखो 4 वाले के पास दोनों है, ये इलेक्ट्रॉन त्याग भी करेगा और इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी करेगा। इसका मतलब ये है कि जो 4 वाला है, यानी कि जिनके अंतिम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन आते हैं, वो धातु भी होगा और अधातु भी होगा। जब दोनों को आपस में मिलाएंगे तो इनको हम कह देंगे मिला करके, ये है बच्चों उपधातु। क्या है ये? उपधातु है ये। तो जिनके अंतिम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन आएगा वो क्या होंगे? उपधातु होंगे। और जिनके अंतिम कोष में कितने 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे वो धातु होंगे। और जिनके अंतिम कोष में 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन आएंगे वो अधातु होंगे। अब बच गया 8 वाला। अब ये क्या करेगा? देखो 8 का मतलब ये होता है कि उसका कोष क्या है बच्चों? वो पूर्ण है। उसका कोष पूर्ण है, तो ना वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा और ना ही इलेक्ट्रॉन का वो त्याग करेगा। तो ऐसे भी तत्व होते हैं जो न ही इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और न ही त्याग करते हैं। तो इन तत्वों को हम कहते हैं उत्कृष्ट गैसें। क्या कहते हैं बच्चों? उत्कृष्ट गैसें कहते हैं। ठीक है। तो बच्चों देखो यहाँ पे क्या है कि जो ये इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहा है, 1, 2 और 3 त्याग कर रहा है, यानी कि ये 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा, ये 2 त्याग करेगा और ये 3 त्याग करेगा। तो कोई भी तत्व जितने इलेक्ट्रॉन त्याग करता है या ग्रहण करता है वो दूसरे तत्वों से वो उतने आबंध बनाता है। ठीक है बच्चों। देखो अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा तो ये 1 आबंध बनाएगा, ये 2 त्याग करेगा तो ये 2 आबंध बनाएगा, ये 3 त्याग करेगा तो ये 3 आबंध बनाएगा। अब देखो यहाँ पे ये इनके अंतिम कोष में 5, 6, 7 हैं और ये क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहे हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहे हैं तो कितना ग्रहण करेंगे? ये ग्रहण करके अपने इस पूर्ण कोष तक पहुंच जाएंगे, यानी कि 8 तक पहुंचेंगे। इनके पास 5 इलेक्ट्रॉन है तो ये 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, तब 8 तक पहुंचेगा। और इनके पास 6 इलेक्ट्रॉन है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके तब 8 तक पहुंचेगा। और इनके पास क्या है? 7 इलेक्ट्रॉन है तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके 8 तक पहुंचेगा। और 8 वाले के पास 8 तो ऑलरेडी पहले से ही है तो ये कोई भी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण नहीं करेगा, 0 हो गए। अब देखो 4 वाले के पास क्या है? अगर ये त्याग भी करेगा तब भी 4 त्याग करेगा, अगर ग्रहण करेगा तब भी यहां तक पहुंचने के लिए 4 ही ग्रहण करेगा। तो जो ये इनकी जो ग्रहण करने और त्याग करने के जो नंबर्स आए हैं इन्हें कहते हैं हम संयोजकता। ये आप लोग क्लास 9th में भी पढ़े होंगे। इन्हें कहते हैं संयोजकता, यानी कि वैलेंसी कहते हैं। संयोजकता का मतलब ये होता है कि कोई तत्व कितने आबंध बना सकता है दूसरे तत्वों से। तो अब देखो यहाँ पे 4 वाले के पास है कि ये कब त्याग करेगा और कब ग्रहण करेगा। आपके दिमाग में एक प्रश्न आया होगा कि जिनके अंतिम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन है वो कब त्याग करेगा और कब ग्रहण करेगा। इधर तो हमें पता है कि ये ऑलवेज त्याग करेगा, यह हमेशा त्याग ही करेगा, और इधर पता है कि यह हमेशा ग्रहण ही करेगा। लेकिन 4 वाले के पास क्या है कि ये कब त्याग करेंगे और कब ग्रहण करेंगे। देखो यहाँ पे 4 है ना, 4 के जो इधर वाले हैं 1, 2, 3 वाले जो हैं ये क्या कर रहे हैं? ये त्याग कर रहे हैं ना बच्चों। ये क्या कर रहे हैं? ये त्याग कर रहे हैं। जब ये त्याग कर रहे हैं
हमने अभी कहा कि किसी भी तत्व को त्याग करने या ग्रहण करने के लिए वहां पे दूसरे तत्वों से आबंध बनाने की जरूरत होती है। तो 4 वाला जो जिनके अंतिम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे वो भी दूसरे तत्वों से आबंध बनाएगा। अगर ये अगर ये अपने से इधर वाले तत्वों से आबंध बनाता है तो ये अगर त्याग करेंगे, ये तो त्याग ही करेंगे। जब ये त्याग करेंगे तो ये क्या करेगा बच्चों, तब ये ग्रहण करेगा। जब ये इधर वाले से आबंध बनाता है तो क्या करेगा, ये ग्रहण करेगा। और जब ये इधर वाले से आबंध बनाता है, यानी कि जिनके अंतिम कोष में 5, 6, 7 होते हैं, अगर उनसे ये आबंध बनाता है तो ये तो ग्रहण करेंगे। तब ये क्या करेगा, तब ये त्याग करेगा। तब ये क्या करेगा बच्चों, त्याग करेगा। अब देखो ये मेरा मेन कॉन्सेप्ट था, ये बेसिक था, ये बेसिक कॉन्सेप्ट था। इसके अकॉर्डिंग हम जान लिए कि धातु किसे कहते हैं, अधातु किसे कहते हैं और उपधातु किसे कहते हैं। उत्कृष्ट गैसें भी जान लिया आप लोगों ने। तो धातु किसे कहते हैं, धातु उसे कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन त्याग करके धन आवेश बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, उसे धातु कहते हैं। यही था ना, धातु किसे कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन त्याग करके धन आवेश बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। और अधातु किसे कहते हैं बच्चों, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आवेश बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। और उपधातु किसे कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन त्याग भी करते हैं, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी करते हैं, तो और वो धनावेश भी बनाते हैं और ऋणावेश भी बनाते हैं, उसे कहते हैं उपधातु। और उत्कृष्ट गैसें किसे कहते हैं बच्चों, जिनके पास कोई भी प्रवृत्ति नहीं होती है, जिनके पास ना ही त्याग करने की प्रवृत्ति होती है ना ही ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है, उसे कहते हैं उत्कृष्ट गैसें। तो अब एग्जाम्पल के तौर पर, उदाहरण के तौर पे अब कैसे समझो कि कौन सा तत्व धातु है कि अधातु है कि उपधातु है। तो देखो बच्चों, जो हमारा आवर्त सारणी है, आवर्त सारणी आप लोगों ने देखा होगा, बुक में कहीं बना होगा, आप लोगों ने कहीं और देखा होगा आवर्त सारणी। तो आवर्त सारणी के अंदर हमारे कुल 118 तत्व होते हैं। ऐसे बना होता है मेरा आवर्त सारणी, ऐसे ही बना होता है ना। देखो एक नीचे यहां भी ऐसे बना होता है। तो आवर्त सारणी में कुल 4 ब्लॉक होते हैं। 4 ब्लॉक का मतलब होता है कि ये S ब्लॉक है, और ये P ब्लॉक होता है, और ये D ब्लॉक होता है, और ये F ब्लॉक होता है। ये कहां से बांटे जाते हैं, ये जब आप कक्षा 9 में पढ़े हुए कोष उपकोष, तो उपकोष 4 होते हैं, S, P, D और F, उन्हीं के अकॉर्डिंग इनको बांटा जाता है। देखो आवर्त सारणी के अंदर कुल 18 वर्ग होते हैं। 2 वर्ग यहाँ होगा, 10 वर्ग इसमें होंगे। देखो यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक 10 वर्ग होगा, और यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक 6 वर्ग होगा। तो 6, 10, 16, यहाँ पे 2 हो जाएंगे, तो मिलाकर के कितने होंगे, 18 होंगे। यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, यहाँ 13, 14, 15, 16, 17 और ये 18 होते हैं। तो कुल मेरे पास 18 वर्ग हैं। देखो वर्ग के अंदर जो भी तत्व रखे जाते हैं उनका भौतिक गुण और रासायनिक गुण, मतलब सभी गुण लगभग वो बराबर होते हैं। जैसे कि अगर देखो पहले ग्रुप की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे देखो पहले वर्ग में हाइड्रोजन होता है, लिथियम होता है, सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, रोबिडियम होता है और सीजियम और फ्रांसियम होता है। तो इनमें जो गुण हाइड्रोजन का होगा वही गुण इन सभी का होगा, यानी कि जो ये सभी तत्व हैं इन सबका गुण एक समान होगा। ये एक समान कैसे होते हैं, इनके बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। देखो ये इनका 1 है ना, तो इसका मतलब ये है कि इनके बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होंगे, और यहाँ पे 2 है, इनके बाहरी कोश में 2 होंगे। इधर में देखो डी ब्लॉक को छोड़ दो, डी ब्लॉक जो होता है ये अत्यधिक क्रियाशील होते हैं, इसलिए हम इनको संयोजकता के आधार पे इनका आबंध नहीं बना सकते हैं। तो इस वजह से इनको हम कुछ नहीं कर सकते अभी, ठीक है। पहले पी ब्लॉक में आओ। देखो यहाँ पे 13 है, यहाँ पे क्या है 13 है। आज 13 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो ऐसे बनेगा, 2 पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोष में 8 इलेक्ट्रॉन, मिला के 10 हो गए। अभी कितना बचा है बच्चों, 3 बचा है। तो इसके बाहरी कोष में कितने हो गए, 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये भी क्या करेगा, 13 वाला, ये भी इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, और जब ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो ये भी क्या होगा, धातु होगा। 14 के लिए देखो तो हो जाएगा 2, 8, 4, 4 आ गया ना। 4 का मतलब क्या होता है, उपधातु होता है। जो जिनके अंतिम कोष में 4 होते हैं वो त्याग भी करते हैं और ग्रहण भी करते हैं, तो ये क्या करेंगे, ये उपधातु होंगे।
15 के लिए क्या होगा 2 कामा 8 कामा और क्या हो जाएगा ये 5 हो जाएगा। अंतिम कोष में 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। अंतिम कोष में जब 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो वो अधातु होता है। तो देखो अब यहाँ तक, तो देखो यहाँ तक ना ग्रुप 13 मतलब वर्ग 13 तक के, देखो इधर वाले भी क्या हो गए धातु हो गए और ये भी क्या हो गया धातु हो गया। तो जो बीच वाले बचेंगे वो भी क्या होंगे बच्चों, वो भी धातु होंगे। तो ग्रुप 1 से लेके यानी कि वर्ग 1 से लेके वर्ग 13 तक के सभी तत्व धातु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों, धातु कहलाते हैं। और जो ये F ब्लॉक होता है वो D ब्लॉक के अंदर से ही आता है। देखो जब आवाज सारणी में ना तो यहाँ ऐसे 2 बॉक्स बना होगा और ये पहला बॉक्स पहला लाइन निकालता है यहाँ से, दूसरा बॉक्स दूसरी लाइन को निकालता है। अब देखो 15 के पास क्या है, 15 के देखा हमने, इसके अंतिम कोष में 5 है तो इनके सभी जो ये वर्ग है इनमें सभी तत्वों के अंतिम कोष में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे और ये सभी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे। इस वजह से इनको हम कहेंगे अधातु। देखो 13 तक क्या हो गए धातु हो गए, ये होगा मेरा उपधातु और इसके बाद क्या मिलेगा, अब इनके बाद मिलेगा अधातु। अधातु कहाँ तक मिलेगा, 17 तक मिलेगा। तो 18 वाले के लिए क्या होगा 2 कामा 8 हो जाएगा। अंतिम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन, जब अंतिम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो कोष पूर्ण माना जाएगा और जिसकी वजह से ना ही वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा और ना ही ग्रहण करेगा। जब ये ऐसा कुछ भी नहीं करेगा तो इन्हें हम कहेंगे उत्कृष्ट गैसें। क्या कहेंगे बच्चों, उत्कृष्ट कैसे कहेंगे। तो बच्चों अगर क्लास को अच्छे समझ में आया होगा तो शेयर जरूर कर देना और ऐसे ही क्लासेस को देखने के लिए हमारे साथ जरूर बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।